परिवार के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सोचता हूं कि सरकार की मंशा जिस उद्देश्य से ये जो एफपीओ बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और सारे देश में 10,000 बनाने हैं। कई राज्यों ने इसको अपना टारगेट पूरा किया है और इसके कारण से किसानों को अपनी जो भी उत्पाद है उस उत्पाद को अच्छी से अच्छी कीमत पर कैसे बेचा जा सकता है, कहाँ बेचा जा सकता है, मार्केट की आवश्यकता क्या है, मुझे किस प्रकार से उस आवश्यकता की पूर्ति करना है। और उस काम में नाबार्ड ने सभी बैंक को सहयोगी के रूप में जोड़ने का प्रयास किया। सच में इतनी लंबी आज़ादी के बाद पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनको स्वयं को अपने पैरों पर कैसे मजबूती से खड़ा किया जाए ताकि वो अपने हर प्रोडक्ट को मार्केट में उचित दाम पर बेच सके। ऐसा कहा था कि इसमें मिनिमम संख्या 300 किसानों की है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट को एक विशेष सुविधा दी कि केवल 100 किसान का भी एफपीओ बन सकता है। और एफपीओ बनने के बाद अगर वो किसान चाहें तो जितना अच्छा से अच्छा व्यापार करना चाहें वो व्यापार कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं नाबार्ड को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पहल को और देश के किसानों को मजबूती से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो सहयोग किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। सामान्यतः यह जो तरंग अभी आप मेला देख रहे हैं, शायद ही एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीख जाएंगे। बाकी लोग सीखेंगे ना सीखेंगे, ये जो सारे अपने अपने प्रोडक्ट लेकर के यहाँ आए हैं, ये जब दूसरे काउंटर पर दूसरे उत्पाद को देखेंगे तो इनमें अपने आप कुछ न कुछ नई सीखने की प्रवृत्ति पैदा हो। और फिर इस मेले के आधार पर शहर की क्या आवश्यकता क्या है, इसका भी इनको ध्यान जाएगा। और फिर जो कुछ इन्होंने बनाया है उस प्रोडक्ट को लोग किस प्रकार से उसको खरीदें और किस प्रकार से उसको जाने, एक सामूहिक प्रयास जो आपने किया है उसके लिए आपको वास्तव में बहुत। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि हमारे देश की अधिकांश आबादी का अच्छा जीवन अगर रहेगा तो खेती के कारण से ही रहेगा। कभी खेती बहुत लाभकारी मानी जाती थी, लेकिन पिछले लंबे समय में खेती घाटे का सौदा हो गया। कारण ये कि किसान को जितना अपनी मेहनत मजदूरी और जितना खर्चा करता है वो अपनी फसल पैदा करने के बाद उसकी आमदनी उतनी नहीं होती। तो सारे देश की हमेशा इस बात की चिंता रही कि किसान को कैसे मजबूत करके देश को मजबूत किया जाए। मैं सोचता हूं कि मैंने वो प्रारंभिक कालखंड भी देखा है जब हम अपनी आवश्यकता का अन्न स्वयं पैदा नहीं कर सकते। हमको अमेरिका पे डिपेंड रहना पड़ता था। PL 48 का गेहूं जब तक नहीं आता था तब तक हमारे घर में रोटी नहीं बनी। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने जितने भी अपने इंजीनियरिंग ये जो कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, इनके बार बार निरंतर खोज के कारण से उत्पाद को जिस तरह से बढ़ाया, उसके कारण से आज भारत आत्मनिर्भर ही नहीं है, भारत आज दूसरे देशों को भी अन्न भेज करके एक तरह से अपनी आय को कमा रहा है। ये शक्ति पैदा हुई है। आप सबको मालूम होगा कि दुनिया की टोटल जितनी लैंड है उसकी हमारे पास केवल 3% है। दुनिया में जितना पानी उपलब्ध है उसका केवल हमारे पास 5% पानी उपलब्ध है। लेकिन हमारे किसानों की मेहनत के कारण से और विभाग की सपोर्ट के कारण से आज हम दुनिया की 20% जनसंख्या को खाना खिला रहे हैं, 20% जनसंख्या को। और 15% जो पशुधन है
उसका भी पालन पोषण हमारी धरती से हो रहा है। इसका मतलब हमारी धरती में क्षमता है, और वास्तव में अगर जीडीपी की ग्रोथ होगी तो ग्रोथ का सबसे मजबूत पाया कोई है वो किसान है। आज भी हमारे यहाँ का सामान्यतः कभी 80% किसान खेती पर थे, अब धीरे धीरे उनकी संख्या घटी है। अब 50 से लेकर 60% किसान पूर्णतः खेती के ऊपर निर्भर है। इनकी आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए सरकार ने भी कई प्रयोग किए हैं। क्योंकि मैं सन 1977 से विधायक हूँ, और इसलिए मैंने अपनी विधानसभा में ये जो भाषण हैं लोकसभा के और राज्यसभा के और विधानसभा के बहुत सुने हैं। लेकिन मैं पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने फसल बीमा योजना को लागू करने का श्रेय किसी व्यक्ति ने प्रारंभ किया, चाहे वो पूर्ण था या अपूर्ण था वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने उसको प्रारंभ किया। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला है ये भी अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। कारण क्या कि किसान को अपनी हैसियत समझ में आई कि मैं भी एक खेत का मालिक हूं, तो इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टी का मूल्य तय होकर के मुझे भी बैंक में जब जाऊं तो यह गारंटी कार्ड मेरे पास है, मैं 25 लाख रुपए का खेती की जमीन रखता हूं, ये मेरी हैसियत है। इस हैसियत के आधार पर बैंक से जाकर के सहयोग लेकर के अपनी खेती को इम्प्रूव कर सकता। मैं सोचता हूँ ये जो किसान सम्मान निधि, मैंने 45 साल की राजनीति में ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री का चमत्कार देखा है। हम लोगों ने ये मांग तो हर चुनाव में की, कर्जा माफ करो, कर्जा माफ करो। इसको तो हमने हमेशा, क्योंकि एक राजनीतिक स्टंट सा ही बन गया था कि जो माफ करे वोट उसी को मिले। लेकिन इस आदमी ने इसको नहीं, इसको किसान को कैसे पैरों पर खड़ा किया जाए, केवल और केवल इसके आधार पर नहीं, तो उन्होंने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपया प्रत्येक किसान जो खातेदार है, छोटा है या बड़ा है, उस सबको यह राशि केवल एक बटन दबाता है। 16वीं किस्त जब गई है तो 22,000 करोड़ रुपया एक ही समय में, एक ही मिनट में ट्रांसफर होकर के किसान के खाते में जाकर जमा होने की योजना कोई पहली बार देखी है तो ये किसान सम्मान निधि देखी है ना। उस व्यक्ति ने इस बात को सोचा कि किसान को तकलीफ रहती है, जब वो फसल के लिए बोने जाता है तो उसको बाजार से पैसा लेना पड़ता है, ब्याज लगता है, बहुत उसको परेशानी होती है, तो कम से कम एक छोटी मदद उसको किसी प्रकार से मिल सके। अब मैं आपसे बैंक से और आप नाबार्ड से चाहता हूं कि जितने किसान हमारे इस नॉर्थ ईस्ट में किसान सम्मान निधि के तहत आ गए हैं, इनकी संख्या हजारों लाखों हो रही है। अगर इन लाखों लोगों को जिनको किसान सम्मान निधि का 6,000 रुपया जा रहा है, इन सबको ये जो जितनी सुरक्षा की योजना है, जननी सुरक्षा है, जीवन सुरक्षा है, ये जो बीमा है, अटल पेंशन योजना है, इनसे किसी तरह से जोड़ने का प्रयत्न करिए। कारण क्या होता है कि किसान जो खेती करता है उसकी एक सर्टेन उम्र होने के बाद उसकी शक्ति इतनी नहीं रहती है कि वो खेत में उसी प्रकार से काम करे जैसे वो पहले करता। और इसलिए ऐसे समय में किसान के बुढ़ापे में उसको एक मदद मिले, ये अटल पेंशन योजना के तहत मिल सकता है अगर आप उसको मजबूत करने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूँ कई बार ये जो 20 रुपए की बीमा पॉलिसी है, केवल साल की 20 रुपया, लेकिन वो समय पर तारीख उसको याद नहीं रहती है कि मुझे ये पैसा कब जमा कराना, वो उसे आउट हो जाता है। अगर उससे आप कोई तो भी ऑथोरिटी लेटर ही ले लें कि भाई मेरी सर्टेन तारीख के दिन मेरे खाते में से आप 20 रुपया निकाल करके इस राशि को यहाँ जमा कर लो, तो कम से कम आज की तारीख में इंश्योर्ड हो जाएगा, इन योजनाओं का लाभ उसको मिल सकता है। मैं सोचता हूँ कि पहली बार आपने देखा होगा फसल बीमा योजना को भी तौर तरीके बदले हैं, और इसलिए आज किसान का जो बीमा है उसके कारण से उसको करोड़ों रुपया सालाना मिल रहा है। अब यह है कि कौन इसका फायदा उठा सकता है। पहले ये अनिवार्य ही था, अभी थोड़ा ऑप्शन हो गया। जो लोन लेगा उसके लिए तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जो लोन नहीं लेता है वो इससे कवर नहीं होता। मैं सोचता हूँ ये पहली बार एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो वर्षों से हमने सुनते थे और होता भी था, लेकिन कभी 20 रुपया क्विंटल बढ़ता था, कभी 35 रुपया क्विंटल बढ़ता था।
लेकिन ये पिछले कुछ सालों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग दुगुनी हो गई है। आज की तारीख में जब आपकी पेड़ी तैयार होती है, पहले आपको बाजार में जब पेड़ी बेचने जाते थे तो किस रेट में बेचना पड़ता था, और आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस होने के कारण से आपको सरकारी खरीद घट रही है। इसका मतलब यह है कि किसान को मार्केट में अधिक पैसा मिल रहा है। ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया है, इसके पीछे मंतव्य यही है कि किसान को अपनी उत्पाद का अधिक से अधिक मूल्य कैसा मिले। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में हम सब लोगों को निश्चित है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना है, प्रधानमंत्री डेयरी का सहायता करने की योजना है, और तरह तरह की मैंने स्वयं सहायता समूह जिसके बारे में सभी बैंकों ने कहा, मैं भी लगभग सभी जिलों में जाकर आया हूँ, डीसी की मीटिंग की है। सारे बैंक का ये कहना है कि महिला स्वयं सहायता समूह का रिकवरी 90 से लेकर 95% है। इसका मतलब हमारी माता बहनें निश्चित रूप से अपने आप को खड़ा भी करती है और परिवार को भी पालती है। और उसकी इसी प्रकार से आप बैंक के माध्यम से, जैसा अभी आप लोगों ने कहा कि हमारा जो है ना रिकवरी रेट जो है ना एफपीओ के माध्यम से भी अधिक है। मैं सोचता हूँ इस बारे में हमें और अधिक चिंता करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से हम निश्चित रूप से और आगे बढ़ सके। विशेष करके जैसे आज आपने ये जो मिलेट है, मैं सोचता हूँ कि पहले अगर मिलेट खाते थे तो समाज हमको देखता था गरीब आदमी है, गरीब आदमी है इसलिए खा रहा है। लेकिन आज अच्छे को बुखार जब चढ़ा ना, तब उसे समझ में आ गया कि आज भी अगर सुरक्षित रहना है तो मिलेट खा करके ही जीवन सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग कम से कम हो रहा है। आज भी हमारा देश, यद्यपि हम किसान अपनी एग्रीकल्चर को इतना डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन आज भी हम चावल की पैदावार में दुनिया के देशों में से अपनी गिनती होती है। आज गेहूं का प्रोडक्शन भी हम बराबरी की लाइन पर जाकर पहुंचे हैं। आज की तारीख में गन्ना पैदावार, शक्कर पैदावार में भी हिंदुस्तान टॉप पर जाकर खड़ा हुआ। आज भी हमारी कपास की खेती मूल्यवान खेती बनकर खड़ी हुई। मसाला जो ये जितनी बहनों ने यहाँ मसाला की अपना प्रोडक्ट बना रखा, हल्दी का और बाकी काली मिर्च का, मैं सोचता हूँ इसमें भी भारत बहुत अग्रणी बन गया। आज की तारीख में सब्जी और फल की दृष्टि से भी भारत ने अपने आप को बहुत खड़ा किया। लेकिन सब्जी और फल के लिए किसान को कोल्ड स्टोरेज जब तक आप पूरी मात्रा में नहीं उपलब्ध कराओगे, इनको अपनी फसल का दाम नहीं मिलेगा। अगर वास्तव में इनको अपनी फसल का दाम देना है तो इनको इस बात से भी जोड़ना पड़ेगा कि ये माल को किस दर से और किस दर से आगे बेचेगा, तब जाकर के बनेगा। मैं सोचता हूँ ये जो आपने प्रयोग किया है नाबार्ड ने, जिस प्रकार के किसान के सपोर्ट में खड़े हुए, आप कह रहे हो आप डिजिटल, इस डिजिटल पेमेंट ने तो हिंदुस्तान को आसमान में चढ़ा दिया। आज भी दुनिया में डिजिटल पेमेंट में हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है कि आज हिंदुस्तान ने क्या कमाल कर दिया डिजिटल पेमेंट के माध्यम से। अभी आपने देखा इन बहनों की बड़ी खड़ी है, लेकिन इस बार डिजिटल पेमेंट का सिस्टम और इनको समझ में आता है कैसे होता है। केवल और केवल मैं सोचता हूँ किसान को मजबूत करना है तो उसको मार्केट उपलब्ध करा। मार्केट जब तक उपलब्ध नहीं होगा वो अपने प्रोडक्ट का फायदा नहीं उठा सकेगा। और इसलिए नाबार्ड अगली बार एक प्रयत्न करे कि कम से कम जो बड़े शहर है, उन बड़े शहर में इनको प्रोडक्ट को रखने और बेचने के लिए एक छोटी सी जगह मिले, जिसके कारण से ये अपने सामान को वहां रख करके उसको बेच सके, तो निश्चित रूप से इनको अपनी फसल का सही दाम मिल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ प्रयोग हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी तक भी हम ये नहीं कह सकते कि किसान पूर्णतः एक तरह से पैरों पर खड़ा हो गया, उसको फसल का दाम सही मिल रहा है। सबसे जो बड़ी संकट आता है वो इसी कारण से। अब तो हमको लगता है कई बार जो आपदा राहत का जो पैसा मिलता है वो भी अब ठीक प्रकार से मिलने लगा है। कारण क्या, अब सब पैसा जाता है वो एक तरह से जो है ना डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत। आप बैंक वालों ने बड़ा भला किया इस देश का कि आज सारे लोगों का बैंक अकाउंट, बाकी पहले भी होता था, लेकिन जब पेमेंट करने जाता था ना तो शाम को आधा थैला भर के ले आता था। लेकिन आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उसने बैंक के खाते बुलाकर हर पैसा सीधा सीधा
एंड डायरेक्ट बेनिफिट योजना उसके खाते में जाता है ताकि उसको कट लगना बंद हो गया, जिसके कारण से आज किसान मजबूती से अपने रास्ते पर खड़ा हो गया। अब तो केवल ये जो बाढ़ नियंत्रण है, कुछ और चीजों का आपदा आती है किसान के ऊपर, वो उसको अब किस तरह से हम काबू पाए, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। मैं जो एफपीओ सदस्य, जो किसान भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, मैं सोचता हूँ खेती को भी इम्प्रूव करें। अब यहाँ मैं पूरा आसान घुमा हूँ, पेड़ी बोई हुई तो दिखाई देती है, पेड़ी के बीच में और वापस फसल बोने के बीच में हमारी जमीन खाली पड़ी रहती है। कुछ जिलों में भाइयों ने जरूर प्रयोग किया है कि वहां मक्का बोकर के उन्होंने एक अच्छी पैदावार लेना शुरू किया। उन्होंने कोशिश की सब्जियों के द्वारा भी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी हम 100% अभी जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे। मैं सोचता हूँ कि पूर्वांचल में, ये जो अपना उत्तर पूर्व का भाग है, यहाँ खेती के तरीके में इस प्रकार का सुधार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आगे बढ़ो। फिर जितना भी आप प्रोडक्ट करते हो, इसका जब आप बाई प्रोडक्ट बनाते हो तब इनको सही दाम मिलता है। अगर वही चीज को ये बेचते हैं तो उसका दाम नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट का पैकिंग कर दिया, और उस पैकिंग के कारण से आदमी को ये भरोसा भी होता है कि मुझे अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी के नाम से मुझे चीज प्राप्त हो रही है। तो मैं सोचता हूँ ये जो मिलेट है, इसको विकसित करने के लिए हमको और ज्यादा किसान को सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसको भी उसका ठीक प्रकार से दाम मिले। और आज तो लगभग डॉक्टर भी ये कहने लगे हैं कि आपको ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, पर मिलेट के बारे में सब कहते हैं कि इसी को खाओ, जिससे ज्यादा स्वस्थ रहोगे। तो निश्चित रूप से जो हमारी पारंपरिक खेती थी, है ना, जो फर्टिलाइजर पर डिपेंड हो गया था, जो जहर के कारण से आज कैंसर सबसे ज्यादा अगर होने का कोई कारण है तो उसका कारण ये फर्टिलाइजर है। अगर वास्तव में लोगों को इस बीमारी से और बाकी बीमारियों से बचाना है तो जमीन को भी अपने को ठीक रखना होगा। अगर जमीन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो वो भी क्या करेगी। और इसलिए जैसा आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आप काम करने लायक रहते हो, वैसे धरती माता को भी स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, मिट्टी के परीक्षण के लिए भी इतनी प्रयोगशालाएं बनाई है कि उसके कारण से उसका उपयोग उठना चाहिए। अच्छा खाद मिले, अच्छा बीज मिले। मैं सोचता हूँ यूरिया की जगह नैनो बन करके आ गया। अगर किसान को ठीक तरह से समझाया जाए तो इतनी बोरियों का वजन उठाने की जरूरत नहीं है। अकेला नैनो उसका उपयोग कर सकते हो, जो आपको रखने में भी सुविधा और देने में भी सुविधा है। तो मैं सोचता हूँ जो कुछ हमारे वैज्ञानिक नए नए प्रयोग करते जा रहे हैं, उनसे हमारा एफपीओ कैसे जुड़े, उसको वो कैसे करे। ये एफपीओ एक ऐसा संगठन है किसानों का, जो विभिन्न जो किसान अपने एरिया में पैदा करते हैं उसको लेना और लेकर के मार्केट तक पहुंचाना, और मार्केट में अच्छी रेट मिलकर के उस किसान तक पहुंचा देना, इस संगठन को उन्होंने बनाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ ये जो आपका प्रयास है नाबार्ड का, ये हम सब के लिए और राजस्थान के और हिंदुस्तान और आसाम के लिए वरदान सिद्ध होगा। अगर वास्तव में हमारा किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, और अगर किसान कमजोर है तो देश मजबूत नहीं हो सकता। जिस पॉपुलेशन में से 50% पॉपुलेशन अगर कमजोर है, वो हम कुछ लोगों के चमत्कारी कारण से नहीं हो सकता है। और अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का अगर कहीं है तो वो ये किसान है जो भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है और भारत को विकास की दौड़ में दुनिया से आगे निकाल सकता है। ये ताकत यहाँ है। इस ताकत का सही उपयोग कैसे हो, इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से आज की तारीख में 5वीं शक्ति तो बन गए हैं, इसी साल दिसंबर तक हम 4थी शक्ति बन जाएंगे। और मैं सोचता हूँ आने वाले 2 साल में हम दुनिया के आर्थिक दृष्टि से 3रे नंबर पर जाने वाला देश बन रहा है। ये इस देश का चमत्कार है। ये चमत्कार कौन करता है? सारी जनता जब प्रयत्न करती है तब चमत्कार होता है। मैं सोचता हूँ जो लखपति दीदी बनाने की जो कल्पना की है, ये स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हुई है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 1 करोड़ माताएं बहनें लखपति दीदी बन गई है, और सरकार का लक्ष्य है कि हम इस साल 3 करोड़ अर्थात 2 करोड़ और माताएं बहनें को लखपति दीदी बनाएंगे। तो व्यवसाय के आधार पर बनाएंगे। और मैं सोचता हूँ जिस घर की माँ बहन मजबूत होती है वो घर अपने आप मजबूत हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इस ताकत का उपयोग हम कैसे करें, खेती के माध्यम से भी, एफपीओ के माध्यम से भी। और अभी भी अपन डेयरी की दृष्टि से यहाँ बहुत काफी पीछे है।
इस डेयरी में किसान की आमदनी अगर दूनी करनी है तो केवल और केवल धान मक्की पैदा करने से नहीं होगी, उसके कई और सोर्स से तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के किसान की आमदनी को हम दूनी करने की जो कल्पना लेके चल रहे हैं उसको हम कर पाएंगे। और मैं सोचता हूँ इस बात का विशेष नाबार्ड के सभी बंधुओं से भी मेरी प्रार्थना है, बैंक के सभी अधिकारियों से प्रार्थना है कि वास्तव में किसान को मजबूत खड़ा करने के लिए आप नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, और जितने एफपीओ बने, आज की तारीख में आप 350 एफपीओ बन गए, इसका मतलब आपने 35,000 किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने की जो काम किया है ना, वो वास्तव में आने वाले कुछ सालों में आपको दिखेगा किस गति से आगे बढ़ेगा। हमारा प्रयास आज छोटा हो सकता है, लेकिन कल हमारा प्रयास चमत्कार दिखाएगा। तो मैं आप सब लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप किसी एफपीओ से जुड़े, उसके मेंबर बने, और मेंबर बनकर सामूहिक सोच के आधार पर खेती को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लाभकारी बनाया जा सकता है, तो हमारा देश तरक्की करेगा। मैं एक बार फिर नाबार्ड के सभी अधिकारियों को, यहाँ उपस्थित सभी जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट लेकर के यहाँ आए, जिन्होंने यहाँ आकर के इस बात को समाज में पहुंचाने का प्रयास किया और एक दूसरे को देख करके कुछ और सीखने का प्रयास किया, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित सभी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय आसाम, जय हिंदुस्तान।